कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लेके आए हैं हमारी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे थे इंडिया के, उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। ये उसका पार्ट 2 है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो पहले आप वह देखिए, जिससे आपकी समझ अच्छी तरह से विकसित होगी। इसी क्रम में पार्ट 2 के अंदर देखेंगे आज हम महिला संगठन। क्या हुआ 1910 में। 1910 में हमारी जो सरला देवी चौधरानी है, कौन? सरला देवी चौधरानी। उन्होंने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। क्या किया उन्होंने? सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक का संचालन किया। एक महिला के द्वारा गठित इतना बड़ा जो भारतीय महिला संगठन माने जाने वाला जो इस संस्थान था, इनके उद्देश्यों में महिलाओं के लिए शिक्षा का संवर्धन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और समस्त भारत में महिलाओं की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, इनको बेहतर करना, ये सब शामिल था। तो हमारी जो सरला देवी चौधरानी थी, इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की, संचालन किया। और ये संगठन क्या करता था? ये महिलाओं के लिए शिक्षा का संवर्धन करता था, पर्दा प्रथा का उन्मूलन करता था, साथ ही साथ भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करता था। सरला देवी चौधरानी ये मानती थी कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाला आदमी मनु के कवच में रहता है। किस में रहता है? मनु के कवच। मनु का अर्थ होता है जो मनु स्मृति है, अर्थात दक्यानुसी पुरुष समाज है या पुरुष प्रवृत्ति है, उसके कवच में रहता है। वह कभी भी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दे सकता, इसलिए महिलाओं को खुद ही आगे आना पड़ेगा। रमाबाई रानाडे ने क्या किया? बॉम्बे में 1904 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में के अंतर्गत क्या महिला सोशल कॉन्फ्रेंस, मतलब भारतीय महिला परिषद की नींव रखी। तो ये कहाँ रखा? 1904 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की सभा चल रही थी बॉम्बे के अंदर। तो रमाबाई रानाडे ने क्या किया कि महिला सोशल कॉन्फ्रेंस या भारत महिला परिषद की गठन या रचना कर दी उसी टाइम पे। पंडिता रमाबाई की बात करें, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने क्या किया? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं की बेहतरी के लिए, ठीक है, बेहतरी के कार्य करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो आप याद रखेंगे, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। और ये किस लिए किया? महिलाओं की बेहतरी के लिए। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा आयोग के सामने, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा आयोग के सामने भारतीय महिलाओं की शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार करने की वकालत की कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनका जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसमें सुधार की जाए। और किसके सामने कहा? अंग्रेजी शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने कहा, जिसे उन्होंने कहाँ भेजा? महारानी विक्टोरिया को लेटर के रूप में भेजा था। अब इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारी लेडी डफरिन थी, कौन? लेडी डफरिन, कॉलेज में महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधा शुरू की। जो हमारी लेडी डफरिन थी, तो लेडी डफरिन ने महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधा, ये शिक्षा शुरू की। बाद में रमाबाई रानाडे ने बम्बई में आर्य महिला समाज की एक शाखा स्थापित की। तो बाद में क्या किया? रमाबाई रानाडे थी, रमाबाई रानाडे ने क्या किया? बम्बई में आर्य महिला समाज की एक शाखा, उसकी स्थापना करती है। 1925 की बात करें तो 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, जो अभी देखा हमने, जो रमाबाई के द्वारा संगठित की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक शाखा थी। क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक शाखा थी, इसकी स्थापना की गई 1925 में। इसका गठन और उन्नयन में क्या है? मेहरीबाई टाटा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? मेहरीबाई टाटा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसकी गठन में। किसके? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक शाखा, राष्ट्रीय शाखा, राष्ट्रीय महिला परिषद, उसके गठन में। तो मेहरीबाई टाटा क्या मानती थी कि पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव और शिक्षा के अभाव ने, इन तीनों चीज़ों ने क्या किया? महिलाओं को सामाजिक समस्याओं के समाधान करने पे रोक लगा रखी है कि महिलाओं का समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक पर्दा प्रथा नहीं हटती, जातिगत भेदभाव नहीं हटता और शिक्षा का अभाव दूर नहीं होता। तब तक महिलाएं पीछे ही रहेगी। जो ये परिषद थी, जो ये हमने देखा था, कौन सी? राष्ट्रीय महिला परिषद। तो राष्ट्रीय महिला परिषद की जो कार्यकारी समिति थी, इसमें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन जो महिलाएं थी, उनमें कार्नेलिया सोराबजी, भारत की पहली महिला बैरिस्टर बनी, ताराबाई प्रेमचंद, धनवान बैंकर की पत्नी, और शफी तैयब जी, मुंबई के अग्रणी मुस्लिम परिवारों में से एक सदस्य थी। कौन? शफी तैयब जी, ये महिला थी। केशव चंद्र सेन की पुत्री महारानी सुचारू देवी, ये सब इसके अंदर शामिल थे। आलोचकों के अनुसार देखें तो इन महिलाओं के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की शैली उच्च वर्गीय अंग्रेजी महिलाओं जैसी हुआ करती थी। अर्थात जब ये कार्य करती थी तो इस तरह लगता था जैसे उच्च वर्गीय जो अंग्रेजी महिलाएं हैं ये कार्य कर रही है। तो ये आलोचना करते थे, ये जमीन से जुड़ी हुई नहीं लगती थी कुछ आलोचकों के अनुसार।
1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा, किसके द्वारा? मार्गरेट कजिन्स के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, अर्थात वो शायद धर्मनिरपेक्ष पद्धति से कार्य करने वाला पहला महिला संगठन था। तो पहला महिला संगठन कौन सा बना? ये हमारा ये मार्गरेट कजिन्स के द्वारा स्थापित किया गया था अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस। कब किया गया? 1927 में। इसकी प्रथम कॉन्फ्रेंस पुणे स्थित जो फर्ग्यूसन कॉलेज है उसमें आयोजित की गई थी। जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? हमारे पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज है, वहां पे आयोजित की गई थी। महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़, मंगली की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी दोराबजी टाटा, ये सब क्या थे? इसके संस्थापक सदस्य थे। किसके? ये हमारे अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस है, इसके संस्थापक सदस्य थे जब इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। जो इस संगठन है, तो इस संगठन के उद्देश्य में क्या था? सामाजिक न्याय, एकता, समान अधिकार और अवसरों के सिद्धांतों पर यह आधारित क्या कार्य समाज के लिए तैयार करना, आधारित कार्य समाज के लिए तैयार करना। तो कौन कौन से कार्य थे? ये हमारे सामाजिक न्याय, एकता, समान अधिकार, अवसरों के सिद्धांत, ठीक है, इन पे आधारित कार्य करना था। प्रत्येक मानव को जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको जन्म या लिंग के आधार पर निर्धारित न किया जाए। जितने भी हमारे मानव है, तो मानव को जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं इनको जन्म या लिंग के आधार पर निर्धारित न किया जाए, नियोजित सामाजिक वितरण के माध्यम से उनको निश्चित किया जाए। तो इसके उद्देश्य थे। बात करें इस उद्देश्य के लिए जो ऑल इंडिया वुमेन काउंसिल है, इसने शारदा अधिनियम 1929, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, कारखाना अधिनियम 1947, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम 1956, महिलाओं के अवैध और अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1958, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1958, 1976 जैसे अलग अलग जो विधायी सुधार है, मतलब भारत की आज़ादी से पहले और बाद में, ये सारे कार्य इनकी कार्य से किए गए। अर्थात जो हमारी ये ऑल इंडिया जो वुमेन काउंसिल है, इसके द्वारा इतने सारे सुधार कार्य किए गए। अब महिलाओं के लिए देखेंगे हम क्या? जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष। जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष की बात करें तो प्राचीन काल में स्थापित जो हिंदू धर्म की 4 स्तरीय जातियां थी या चतुर्ण व्यवस्था थी, कालांतर में अनेक जातियों और उपजातियों में बंट गई। इसका प्रमुख कारण था प्रजातीय सम्मिलन, भौगोलिक विस्तार और व्यवसाय अपनाने की प्रक्रिया। इनमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन आता गया। हिंदुओं की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, हिंदुओं की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसके अनुसार जाति ही किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता था। कौन किस जाति का है, यही उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता था। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, शुद्धता की पुष्टि उसकी जाति के द्वारा ही की जाती थी। जाति ही निर्धारित करती थी कि किसे शिक्षा ग्रहण करने और किसे संपत्ति रखने का अधिकार है, किसे कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए तथा किससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहिए। किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का आकलन भी इसी बात से किया जाएगा कि इस जन्म में वह किस जाति में पैदा हुआ है। परिधान, खानपान, वासस्थान, कृषि, पीने के पानी का स्रोत, मंदिर में प्रवेश के अधिकार जैसे मुद्दों का निर्धारण भी किसके आधार पर किया जाता था? जाति के आधार पर किया जाता था। तो देख सकते हैं आप कितना भेदभाव होता था उस समय पे। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे निंदनीय पहलू यह था कि समाज में अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना का जन्म होता है। जो क्या करते हैं, जो लोग निम्न जाति में पैदा होते थे उन्हें अछूत समझा जाता था, उन्हें सामान्यतः गांवों से दूर बसाया जाता था, मंदिरों में उनके प्रवेश पर पाबंदी होती थी। इस वर्ग के लोग अनेक प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव के शिकार हुआ करते थे। कौन? जो हमारे दलित लोग थे। फिर बात करें जातिगत भेदभाव को कम करने वाले कौन से कारक हुए। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा कुछ कदम उठाए गए। क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा कुछ कदम उठाए गए जिसने कुछ सीमा तक जातिगत भेदभाव में कमी आई। जिससे क्या हुआ कि जातिगत भावना में बहुत कमी आई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से जाति और वर्ण व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आता है। अंग्रेजों ने भी सभी जातियों के लोगों को सेना और अन्य प्रशासकीय क्षेत्रों में नियुक्त किया। यद्यपि क्या हुआ कि तत्कालीन उस समय के जो उच्च वर्ग के लोग थे, इसे अपना अपमान समझा। उस समय के जो कुलीन लोग होते थे तो वो क्या मानते थे कि ये तो हमारा अपमान हो रहा है, इसका विरोध भी किया। लेकिन अंग्रेजों की इस नीति से निम्न जाति के लोगों में थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाता है।
संपत्ति के निजी स्वामित्व, भूमि के मुक्त क्रय से भी, क्या भूमि के मुक्त क्रय से भी जाति समीकरणों में परिवर्तन होता है। अर्थात कोई भी जिसके पास पैसा है वो जमीन खरीद सकता है। धीरे धीरे क्या गांवों की जाति व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होने लगा। आधुनिक वाणिज्य और व्यवसाय के विकास, परिवहन के साधनों में तीव्र वृद्धि, इनसे भी क्या सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन होता है। अंग्रेजों ने ग्राम पंचायतों की जाति पर, क्या अंग्रेजों ने ग्राम पंचायतों की जाति पर आधारित जो न्याय प्रणाली इसको समाप्त कर दिया। क्या किया, ग्राम पंचायतों की जाति पर आधारित न्याय प्रणाली इसको समाप्त करके आधुनिक न्याय व्यवस्था की स्थापना की। अर्थात जो पंचायतें न्याय करती थी तो कई बार ये अन्यायपूर्ण होता था, तो इसको समाप्त करके जो आधुनिक न्याय व्यवस्था इसकी स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के लिए समान न्याय प्रणाली होती थी। क्या, सभी जातियों के लिए समान न्याय प्रणाली होती थी। प्रशासनिक पदों और सरकारी कार्यालयों में भर्ती के अवसर भी सभी जातियों के लिए खोल दिए। ये जितने भी हमारे प्रशासनिक पद थे, सरकारी कार्यालय थे, इनमें भर्ती के अवसर होते थे, ये सभी जातियों के लिए उन्होंने खोल दिए कि सभी जाति के लोग इसमें आ सकते हैं। अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था उसमें सभी जातियों को शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर दिए जाते थे। अर्थात अंग्रेज के जो शिक्षण संस्थान थे उसमें जाति के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी जो जाति आधारित शोषण है इसको कम किया। कालांतर में समाज सुधार कार्यक्रमों ने भी जाति पर आधारित शोषण को कम करने का प्रयत्न किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न समाज सुधार संगठन जैसे हमारे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये जितने भी हमारे संगठन थे, इन सभी ने निम्न जाति के लोगों की दशा सुधारने में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। ये जो संगठन थे, इन संगठनों ने अछूतों और निम्न जाति के लोगों के बीच में, या अछूतों और निम्न जाति के लोगों के बीच में शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य किया तथा उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिलाने, तालाबों से जल ग्रहण करने, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने की दिशा में प्रयत्न किए। हालांकि कुछ समाज सुधारकों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का थोड़ा पक्ष लिया, लेकिन उन्होंने भी जाति प्रथा को छुआछूत की आलोचना की। क्या कि चतुर्वर्ण व्यवस्था का तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन वे ये कहते थे कि जाति प्रथा और छुआछूत ये तो बिल्कुल ही गलत है। इन समाज सुधारकों ने जाति प्रथा की कठोरता से निंदा की और जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था के निर्धारण को अनुचित बताया। क्या बताया कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को प्राथमिकता देने की वकालत की। क्या किया उन्होंने कि सिद्धांत कैसा होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि भूख से मरने की बजाय सक्रिय हों, कि वो क्या है, भूख से मरने की बजाय सक्रिय हो तथा मानव जगत के कल्याण हेतु रचनात्मक कार्यों में अपना सहयोग दें। क्यों, क्योंकि जैसे कुछ जो कुलीन लोग होते थे वह काम करना नहीं पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि पहले के टाइम पे वो काम नहीं करते थे, तो उन्होंने उनको कहा कि भैया तुम भूखे मरोगे, इसकी वजह काम करना शुरू कर दो। आर्य समाज ने शूद्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने, यज्ञोपवीत धारण करने, उच्च जाति के लोगों के समान अधिकार प्राप्त करने का समर्थन किया। कि कहा कि तुम भी है ना उच्च शिक्षा ग्रहण करो, यज्ञोपवीत धारण करो, अर्थात जो हमारे जनेऊ है ये धारण करो, उच्च जाति के लोगों के समान अधिकार प्राप्त करने के कोशिश करो। तो ये सब हमारे जो आर्य समाज था ये समर्थन करता था कि तुम भी ऐसा करो। बात करें समाज को विभाजित करने के प्रयास में लगी जो शक्तियां थी, उनके विरुद्ध स्वतंत्रता समानता के सिद्धांतों से राष्ट्रीय आंदोलन ने भी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों ने भी, क्या राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों ने भी जातीय विशेषाधिकार, समान नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष और सभी के स्वतंत्र विकास के सिद्धांत की वकालत की। इस अवधि में प्रदर्शन में जन भागीदारी, जनसभाओं, सत्याग्रह आंदोलन जैसे कार्यक्रम थे, इनमें सक्रियता से भाग लेने के कारण दलितों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। क्या, इस अवधि में प्रदर्शन में जन भागीदारी, जनसभाओं और सत्याग्रह आंदोलन जैसे जो कार्यक्रम थे उनमें सक्रियता से भाग लेने के कारण दलितों की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार होता है। 1937 में विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेसी सरकार बनती है, 1937 में क्या अलग अलग राज्यों में कांग्रेसी सरकार बनती है, और इनके बाद कांग्रेसी सरकार बनती है, इनके पश्चात उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। कांग्रेसी सरकारों ने कुछ राज्यों में हरिजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू कर दिए। क्या किया, कांग्रेसी सरकारों ने कुछ राज्यों में हरिजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए। ट्रावणकोर, इंदौर, देवास के शासकों ने स्वयं पहल करके अछूतों को मंदिरों में जाने का या प्रवेश करने का अधिकार दिया। किसने, ये हमारा ट्रावणकोर है, इंदौर है, देवास, यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, इन्होंने खुद ने आगे बढ़ के कहा कि भैया जो अछूत है, दलित है, इनको मंदिरों में प्रवेश कराया जाए। गांधी जी समाज में छुआछूत को
की जो बुराई है उसको समूल नष्ट करने के लिए कृत संकल्पित थे, अर्थात खुद ने ठान रखा था कि ऐसा मुझे करना ही है। उनके विचार क्या मानवतावाद और तर्क पर आधारित हुआ करते थे। उनके विचार कैसे होते थे? मानवतावाद और तर्क पर आधारित थे। उनके अनुसार शास्त्र छुआछूत को मान्यता नहीं देते। यदि कुछ शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है तो उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बुराई सत्यता के सिद्धांतों के विपरीत है। क्यों? क्योंकि किताबों में पढ़ने की बजाय ये सारी दुनिया को पता है कि ये बात तो गलत है और जो गलत है वह गलत है। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की उन्होंने। कब? 1932 में। इसी वजह से शिक्षा में व्यापक प्रसार और जन जागृति के फलस्वरूप, क्या शिक्षा में जैसे व्यापक प्रसार हुआ, जन जागृति आई, इसके फलस्वरूप दलित वर्ग के लोगों में चेतना जागृत हुई। उन्होंने भेदभाव उत्पीड़न का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने भेदभाव और उत्पीड़न इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दलितों ने उच्च वर्ग की जो जातियां और शोषण है उसके विरुद्ध कई सशक्त आंदोलन चलाए। जो दलित थे उन्होंने उच्च वर्ग की जो जातियां होती थी और शोषण होते थे उनके विरुद्ध कई संघर्ष सशक्त आंदोलन चलाए। महाराष्ट्र में माली जाति में जन्मे ज्योतिबा फुले थे। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के विशेषाधिकारों को चुनौती दी। जो हमारे माली जाति में जन्मे थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण वर्ग के विशेषाधिकारों को चुनौती दी। उन्होंने दलितों में, विशेषकर दलित महिलाओं में शिक्षा के प्रसार को सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी कि जो दलित महिलाओं को शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने बहुत सारी स्कूलें खोली। बाबा साहब अम्बेडकर जो बाल्यावस्था से ही जाति भेदभाव के प्रत्यक्ष गवाह रहे थे, आजीवन उच्च वर्ग की जाति के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की और उन्हीं के प्रयत्नों से प्रेरणा लेकर कई अन्य जो उस समय के दलित नेता थे उन्होंने आपस में मिलकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ऐसे वर्गों की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है इसकी घोर आलोचना की और स्पष्ट किया कि देश के उत्थान के लिए, क्या देश के उत्थान के लिए व्याप्त इस बुराई को दूर किया जाना चाहिए, चतुर्वर्ण व्यवस्था इसको दूर किया जाना चाहिए। 1935 के अधिनियम में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किए जाने से इस वर्ग को एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। कब? 1935 में। 19वीं शताब्दी के पश्चात क्या होता? कोल्हापुर के जो महाराज थे उन्होंने स्वयं ब्राह्मण विरोधी आंदोलन को या अभियान को प्रोत्साहित किया। किन्होंने? कोल्हापुर के जो महाराज थे उन्होंने क्या किया? स्वयं ब्राह्मण विरोधी अभियान को प्रोत्साहित किया। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, क्या 20वीं शताब्दी के पहले दशक में यह अभियान दक्षिणी भारत में भी फैल गया। पहले तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में फैला हुआ था, बाद में क्या 20वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में फैल जाता है। और कम्मास, रेड्डी, वेल्ला और मुसलमान इन्होंने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर, क्या ईवी रामास्वामी नायकर थे, उन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध क्या किया? आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। क्या किया उन्होंने शुरू? आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। अन्य दलित समर्थक आंदोलनों की तरह ही इस आंदोलन में भी दलितों के मंदिर में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की। केरल में श्री गुरु नारायण ने जीवन पर्यंत दलितों की दशा सुधारने के लिए संघर्ष किया था। किन्होंने? हमारे श्री नारायण गुरु ने। उन्होंने क्या किया? दलितों से ऊंची जाति के विरुद्ध संघर्ष करने की अपील की कि दलितों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ऊंची जाति के विरुद्ध संघर्ष करो। श्री नारायण गुरु ने नारायण दिया समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म होना चाहिए। क्या? समस्त जितने भी मानव जाति है उनके लिए एक ही ईश्वर होना चाहिए, एक जाति होनी चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए। श्री नारायण गुरु के शिष्य सहादरन अयप्पन इन्होंने इस नारे को परिवर्तित कर समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं का नारा दिया। अर्थात इनको नारे को थोड़े से बदलाव करके सेम ही बात कही कि नारायण गुरु थे, उन्होंने कहा समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर होना चाहिए, एक जाति, एक धर्म। और सहादरन अयप्पन थे, उन्होंने कहा कि समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए और कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ये वाला नारा दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू जाति की जो अधोगामी प्रथाएं अर्थात जो उनको पीछे की तरफ लेके जाती है ऐसी प्रथाओं को चुनौती देने के लिए 20 मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। किसका? महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और यह महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को क्या सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। कौन सा? यह था महाड़ सत्याग्रह। इसी दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 20 मार्च को हम क्या किस रूप में मनाते हैं? सामाजिक सशक्तिकरण के दिवस के रूप में मनाते हैं।
इस सत्याग्रह में क्या हुआ? इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग शामिल हुए। सवर्ण हिंदुओं के द्वारा अछूतों को तालाब का पानी पीने का अधिकार नकारा गया था, जबकि सवर्ण हिंदू दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। सवर्ण क्या करते थे? हिंदू दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। सभी हिंदू जाति समूहों और अन्य धर्म के सब लोग, मुस्लिम ईसाई तक भी उस तालाब का पानी पी सकते थे, लेकिन वो जो दलित थे वो नहीं पी सकते थे। अंबेडकर ने पहले अपने दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया, फिर हजारों सत्याग्रहियों का उसका अनुसरण किया। दरअसल अगस्त, ये गलत हो गया, यहाँ लिखा हुआ था दरअसल अगस्त, ठीक है। तो दरअसल अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक प्रस्ताव लाया गया था, जो सभी जगह जिनका निर्माण और देखरेख सरकार करती है। तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव का एक काउंसिल का एक प्रस्ताव आया 1923 में कि ऐसी सभी जगह जिनका निर्माण और देखरेख कौन करती है? सरकार करती है। उनका प्रयोग कोई भी कर सकता, सारे लोग कर सकते हैं। जनवरी 1924 में महाड़, जो कि हमारे बॉम्बे कार्य क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, अधिनियम को नगर निगम परिषद के द्वारा लागू किया गया, जो हमारा अधिनियम था। लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण इसको अमल में नहीं लाया जा सका कि ऐसी जो जगह जिनका निर्माण और देखरेख कौन करती है? सरकार करती है, उनको प्रयोग कोई भी कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप 1927 में अंबेडकर जी ने सत्याग्रह करने का निर्णय किया। बाद में दिसंबर 1927 में अंबेडकर और उनके साथियों ने असमानता से मुक्ति के संकेत के रूप में उसी स्थान पर मनुस्मृति जला दी जहाँ पे ये इसकी बात कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार के सम्मुख दलितों की समस्याओं और दुखों को उजागर करने के लिए, दलितों की समस्याओं दुखों को उजागर करने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका उद्देश्य क्या था? शिक्षित करना, विरोध और संगठित करना। अर्थात वो एक ही नारा देते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। हिंदुओं ने इस मामले को लेकर अदालत में मामला प्रस्तुत किया कि वह तालाब के गैर सरकारी संपत्ति है, जिससे उन्होंने पानी पिया था वो गैर सरकारी संपत्ति थी। दिसंबर 1937 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सभी को तालाब से पानी पीने की अनुमति है। इस सत्याग्रह से लोगों के मन में आत्मनिर्भरता आती है कि हम जैसे संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो चीजें हमारे पक्ष में हो रही है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने जातिगत व्यवस्था के आधार पर समानता को लागू करने और अस्पृश्यता के उन्मूलन की व्यवस्था की। लेकिन इन सभी प्रयत्नों के बावजूद ब्रिटिश शासनकाल में जाति प्रथा के विरुद्ध चल रहे जो अभियान थे, इनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कितनी सारी चीजें हुई, लेकिन इसके बावजूद जाति प्रथा को खत्म करने की जो कोशिश कर रहे थे सभी, ये कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की भी अपनी कुछ सीमाएं होती थी, जिनके चलते वह उच्च वर्ग और रूढ़िवादी वर्ग इनके विरुद्ध खुलकर संघर्ष नहीं कर सकती थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के बिना निम्न जाति की दशा में सुधार करना असंभव था। इसी बारे में ईमानदारी पूर्वक जो भी प्रयत्न किए गए वे स्वतंत्रता के बाद ही हुए हैं, आजादी से पहले नहीं हो पाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने जो भारतीय संविधान में छुआछूत के उन्मूलन हेतु अनेक प्रावधान किए गए थे तथा अस्पृश्यता को किसी भी तरह से बढ़ावा देने के प्रयास को अनैतिक और गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। अर्थात इस चीज को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोशिश कब हुई? आजादी के बाद। ये ऐसे किसी प्रतिबंध पर भी रोक लगा सकता था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति या जाति के लिए मंदिरों, तालाबों, घाटों, जलपान गृह, छवि गृह, क्लब इत्यादि में जाना वर्जित हो। तो इस तरह की यदि कोई रोक है तो कोई करता है तो इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाता था कि ऐसी रोक नहीं करनी है। संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी ये कहा गया है कि राज्य अपनी समस्त प्रजा के समुचित उत्थान का प्रयास करेगा। ऐसे नहीं है कि केवल एक वर्ग का उत्थान करेगा, दूसरे वर्ग का उत्थान नहीं करेगा। वह सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के समान अवसर देगा। साथ ही साथ कि किसी भी आधार पर उनके उत्पीड़न या भेदभाव पर रोक लगाए। कौन? सरकार। अब कुछ विचार देख लेते हैं कुछ लोगों के प्रमुख विचार। यदि देश का हर किसान शिक्षित हो जाए तो भारतीय इतिहास के पन्नों में यह बात स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। ये किसने कहा था? बम्बई के गवर्नर 1911 में अपने निजी पत्र में वायसराय को लिखा था। बम्बई के गवर्नर ने 1911 में जो उनका निजी पत्र था, उस निजी पत्र में ये लाइन लिखी थी।
कि यदि देश का हर किसान शिक्षित हो जाए ना तो भारतीय इतिहास के पन्नों में यह बात स्वर्ण अक्षर से लिखी जाने वाली बात है कि सबसे पहले हमें किसको शिक्षित करना है, किसानों को। फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बात कही थी कि उभरता हुआ मध्य वर्ग, क्या उभरता हुआ मध्य वर्ग राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, क्या राजनीतिक रूप से पिछड़ा है और वह धर्म की खोज में इतना उत्साहित नहीं है। उसे आवश्यकता है कि समृद्ध सांस्कृतिक स्थायित्व की, किस चीज की आवश्यकता, उसे समृद्ध सांस्कृतिक स्थायित्व की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपनी उपेक्षा उत्पीड़न को महसूस कर सके, जो कि किसने दी है, उसे उपनिवेशी शासन ने दी है। फिर हमारे एम जी रानाडे साहब क्या कहते हैं, ये कुछ बातें जो उनके द्वारा कही गई है। एम जी रानाडे साहब क्या कहते हैं, जो एक बार मृत और दफन हो गया वह सभी के लिए सदैव के लिए मृत और दफन हो गया, इसलिए हमें उसे पुनर्जीवित करने की बजाय वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो गया सो गया। हम क्या पुरानी बातों को ढिंढोरा नहीं पीट सकते, पुरानी बातों में क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ, इनकी बातों को देखकर उनकी बातों को सोचकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें क्या करना है, वर्तमान की परिस्थिति को देखना है और उनमें सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। हिंदुत्व में अस्पृश्यता क्या है, एक धब्बा है। क्या हिंदुओं में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है। जब तक समाज में अस्पृश्यता अस्तित्व में है, यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब इस कुरीति को हिंदू समाज जड़ से उखाड़ फेंकेगा, तभी सच्चे अर्थों में सभ्य समाज बन पाएगा, तभी समूचे विश्व को समानता का उपदेश मिल पाएगा। ये किसने कहा था, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर हमारे एक और है, कौन, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने एक और लाइन कही, क्या कही कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे आंगन में सभी संस्कृतियां एक साथ फले फूले। क्या मेरे आंगन में सभी संस्कृतियां एक साथ फले फूले, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पैरों तले कोई भी संस्कृति कुछ चली जाए। मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई दलित, पिछड़ा, अशिक्षित, निर्धन व्यक्ति रहे। तो ये हमारे किसने कहा था, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये तो हमारे कारण देखा था हमने इन 2 लेक्चर्स के माध्यम से, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के माध्यम से हमने क्या देखा, जो हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये किन परिस्थितियों में इन्होंने जन्म लिया, कौन कौन सी परिस्थितियां चल रही थी, महिलाओं की, दलितों की, शिक्षा की, महिला शिक्षा, समाज की, तो कैसी परिस्थितियां चल रही थी जिनके कारण ये सुधार आंदोलन आगे बढ़े। तो इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से संगठन बने और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए जिससे ये सुधार आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।